हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम कंटिन्यू करेंगे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का टर्म्स है इन्फ्लेशन। तो चलिए हम समझते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। उससे पहले आपने सुना होगा इन्फ्लेशन का बारे में, न्यूज़ में बार बार आते रहता है और इसी के चलते रिसेंटली रेपो रेट को आरबीआई ने इंक्रीज़ किया है। तो रेपो रेट क्या है और रेपो रेट को बढ़ाने से इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है, इन सब को हमने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस राइज होना, राइट। तो देखिए, इन्फ्लेशन कैन बी डिफाइंड एज अ परसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ कॉमन और डेली यूज। इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे? परसिस्टेंट राइज का मतलब यहाँ होता है कि कंटिन्यूसली राइज होना। किस चीज़ का? प्राइस का। जो गुड्स एंड सर्विस जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, कॉमन यूज़, जैसे कि फूड, फ्यूल एंड देन क्लोथिंग, मतलब जो भी चीज़ जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, उस गुड्स का कंटिन्यूसली राइज होना जनरल लेवल में, ठीक है, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्लियर? तो इन्फ्लेशन का मतलब कंटिन्यूसली प्राइस राइज होना जनरल लेवल पे। जो भी हम गुड्स एंड सर्विस कंटिन्यूसली डेली यूज़ करते हैं, कॉमन यूज़ करते हैं, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। और इन्फ्लेशन का वजह से क्या होता है? एंड फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। जो परचेजिंग पावर है मनी का, वो भी क्या होता है? फॉल हो जाता है। तो परचेजिंग पावर क्या होता है, उसको समझते हैं हम। परचेजिंग पावर मीन्स मनी का पावर, मनी का एबिलिटी। मतलब कि हम लोग का जो करेंसी है, आपको पता है क्या है हम लोग का करेंसी? इंडियन रुपी। तो 1 इंडियन रुपी से कितना यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हम बाई कर सकते हैं, हम कितना परचेज कर सकते हैं, उसको हम परचेजिंग पावर बोलते हैं। ठीक है, जो मनी का पावर है, मनी का कैपेसिटी है, कितना वो 1 रुपी इंडियन रुपी से कितना यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हम परचेज कर सकते हैं, उसको हम परचेजिंग पावर बोलते हैं। तो देखिए, परचेजिंग पावर का फॉल होना, डेट मीन्स आपको एग्जांपल के साथ हम समझा देते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना, पहले जब 90s का समय में जब हम लोग छोटा था, बच्चा था, तो उस समय में जो 1 रुपी इंडियन 1 करेंसी से चॉकलेट 3 4 5 चॉकलेट मिल जाता था। लेकिन अभी 1 रुपया से एक ही चॉकलेट मिलता है या फिर बिल्कुल नहीं मिलता हो। तो मतलब कि देखो, परचेजिंग पावर जो है फॉल हो गया। पहले 1 रुपी का बहुत वैल्यू था, डेट मीन्स कि 1 रुपी से हमको 3 4 चॉकलेट मिल जाता था। लेकिन अभी का समय, अभी 2022 में 1 रुपया लेके आप जाओ मार्केट में, लेकिन आपको एक भी चॉकलेट नहीं मिलेगा या फिर एक चॉकलेट मिलेगा। तो इसका मतलब जो 1 रुपया का वैल्यू है वो क्या हो गया? गिर गया। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का वजह से हम लोग का जो मनी वैल्यू होता है वो भी गिर जाता है। उसी को हम बोलते हैं फॉल इन परचेजिंग पावर। इसी के चलते हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया है 2012 और 2022 का। आप देखिए, मान लीजिए ये 2012 चल रहा है, आपका पास में 500 रुपीज़ है। ठीक है, तो 500 रुपीज़ लेके आप जो है KFC किया। तो KFC में आप 500 रुपीज़ से एक बकेट, फुल बकेट KFC और साथ साथ में एक फ्रेंच फ्राई भी आपने ख़रीदा है 500 रुपीज़ से। ठीक है, ये 2012 का हम बात कर रहे हैं। लेकिन अभी 2022 में आप, ऐसे है कि नहीं रियल में वो नहीं पता हमको, हम जस्ट एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप यही 500 लेके आप KFC जाते हैं तो आपको सिर्फ 1 बकेट KFC मिल रहा है। तो इसका मतलब देखिए, आपका जो वैल्यू है मनी का वो क्या हो गया? गिर गया है कि नहीं? आप पहले 500 से आप 2 सामान खरीद सकता था, अभी आप 500 से सिर्फ एक सामान खरीद सक रहा है। इसी को हम बोलते हैं फॉल इन परचेजिंग पावर। ठीक है, तो क्लियर, आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि परचेजिंग पावर क्या होता है और परचेजिंग पावर का फॉल होना, डेट मीन्स क्या होता है। ठीक है, मनी वैल्यू का गिरना, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अभी समझते हैं कि क्या क्या कॉजेस है जिसका वजह से इन्फ्लेशन होता है। तो वाई डज इन्फ्लेशन ऑकर? देयर आर मेनली 2 कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। डिमांडफुल इन्फ्लेशन, इसको हम डिमांड साइड फैक्टर भी बोलते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसको हम सप्लाई साइड फैक्टर बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं डिमांडफुल इन्फ्लेशन कैसे होता है, क्यों होता है। चलिए, the demandful inflation is a situation when aggregate demand for goods and services is more than aggregate supply। देखिए, यहाँ पे क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड मतलब कि कंट्री का डिमांड जो है मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। डेट मीन्स जितना प्रोडक्शन कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा डिमांड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जितना, मान लीजिए कंट्री में
कंट्री में मान लीजिए 1000 यूनिट्स का 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है और ये डिमांड हो रहा है, ये एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई 80 यूनिट्स सिर्फ सप्लाई हो रहा है, प्रोडक्शन कर पा रहा है। तो देखिए आपका एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। इसका वजह से क्या होगा, मजबूरी में जो प्रोड्यूसर है वो क्या करना पड़ेगा, अपना प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जितना डिमांड कर रहा है, जितना कंज्यूमर डिमांड कर रहा है उसका डिमांड को वो मीट नहीं कर पा रहा है, बना नहीं पा रहा है, प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। उसका कारण से वो अपना जो प्रोडक्शन है, अपना जो गुड्स है उसका प्राइस को वो बढ़ा देगा। उसका वजह से इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि प्राइस इसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, उसका कारण से वो अपना प्राइस को बढ़ा दिया। तो प्राइस बढ़ा दिया डेट मीन्स कि प्राइस इंक्रीज हो गया, तो उसका वजह से इन्फ्लेशन होता है। उसको हम बोलते हैं डिमांडफुल इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से जो इन्फ्लेशन होता है उसको हम डिमांडफुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्लियर? तो डिमांडफुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन सच केस कंज्यूमर डिमांड मोर गुड्स बट सप्लाई रिमेन्स द सेम। सप्लाई जो है सेम होता है और जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा आदमी करता है। उसके वजह से जो प्रोड्यूसर है मजबूरी में अपना प्रोडक्शन का जो प्राइस है उसको बढ़ा देता है। व्हेन सप्लाई कैन नॉट मीट ग्रोइंग डिमांड, प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आर फुल्ड हायर। ठीक है, तो जब प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, जो डिमांड जितना डिमांड कर रहा है उसको मीट नहीं कर पाता है, तो प्राइस को मजबूरी में बढ़ाना पड़ता है। तो उसको हम बोलते हैं डिमांडफुल इन्फ्लेशन। क्लियर? जिस डिमांड ज़्यादा होने का कारण से, मतलब सप्लाई नहीं कर पाने का कारण से, जब डिमांड ज़्यादा होता है, डिमांड ज़्यादा हो जाता है, एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, उसका वजह से प्राइस को बढ़ा देता है, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। वो क्या इन्फ्लेशन है, डिमांडफुल इन्फ्लेशन। क्लियर? आई होप अब क्लियर हो गया कि डिमांडफुल इन्फ्लेशन क्या होता है। तो देखिए उसका क्या क्या कॉजेस है, डिमांडफुल इन्फ्लेशन क्यों होता है, कैसे होता है। देखिए फर्स्ट वन इज़ ए ग्रोइंग इकोनॉमी। ग्रोइंग इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे जो है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब इकोनॉमिक ग्रो होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम होता है। ठीक है, जब इकोनॉमी ग्रो करता है, ग्रो करना डेट मीन्स कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कर रहा है तो आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है आपका कम होगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का कम होना डेट मीन्स कि आपका जितना भी लेबर है उसको एम्प्लॉय मिल रहा है, राइट। तो वो एम्प्लॉय मिल रहा है तो उसको साथ साथ में क्या मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है, और जितना उसको वेजेस मिलेगा उतना वो गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करेगा, है कि नहीं। और जितना वो गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करेगा उतना क्या होगा, डिमांड एक्सेस डिमांड होगा, और एक्सेस डिमांड होने का वजह से सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई से डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका वजह से प्रोड्यूसर को प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाना पड़ता है, उसका वजह से इन्फ्लेशन का सिचुएशन आ जाता है। तो वो क्या है, डिमांडफुल इन्फ्लेशन होता है। तो यही है फर्स्ट रीज़न, फर्स्ट कॉजेस जिसका वजह से डिमांडफुल इन्फ्लेशन होता है, ए ग्रोइंग इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कहाँ स्पेंड करता है। गवर्नमेंट जो है सोशल वेलफेयर के लिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट अपना पैसा लगाता है, गवर्नमेंट स्पेंड करता है, एक्सपेंडिचर करता है। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगा, डेट मीन्स अगर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करेगा, जैसे कि कहीं पे गवर्नमेंट जो है ब्रिज बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, तो जहाँ बिल्डिंग बनाएगा वो बिल्डिंग में बहुत सारा एम्प्लॉय का नीडेड होगा, जैसे कि इंजीनियर का ज़रूरत होगा, लेबर का ज़रूरत, मतलब सब कुछ सब साथ में लेबर हम बोलते हैं, तो लेबर ज़रूरी होगा। तो सब लेबर क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय हो जाएगा। तो सेम चीज़ जब लेबर एम्प्लॉय हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जब एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होता है, तो उन सबको वेजेस मिलेगा, और जैसे जैसे वो लोग वेजेस मिलेगा उन लोग का डिमांड बढ़ेगा, मतलब कि डिमांड एक्सेस होगा। तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई का सिचुएशन यहाँ पे भी होता है। तो इसका वजह से डिमांडफुल इन्फ्लेशन होता है। क्लियर? नेक्स्ट, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई अगर कंट्री में इंक्रीज हो जाता है तब भी क्यों गुड्स एंड सर्विस परचेस करता है, क्योंकि आदमी का पास ज़्यादा पैसा होता है, इसीलिए तो गुड्स एंड सर्विस डिमांड करता है ना इंसान लोग। अगर पैसा नहीं होगा तो कैसे वो सामान खरीदेगा। तो वही बात है, अगर मनी सप्लाई कंट्री में इंक्रीज होता है तो आदमी क्या करेगा, मनी सप्लाई जब इंक्रीज होता है तो आदमी, मनी सप्लाई अगर ज़्यादा है कंट्री में तो आदमी डिमांड करेगा, और जितना डिमांड करेगा तो
एग्रीगेट डिमांड फिर से एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होगा। तो यही सिचुएशन फिर से क्या करेगा, आपका डिमांडफुल इन्फ्लेशन बनेगा। क्लियर? तो मनी सप्लाई क्यों ज़्यादा होता है, ये सब हमने जब टर्म्स पढ़ा था, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब में हमने बता दिया कि मनी सप्लाई कैसे बढ़ता है कंट्री में। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तब भी डिमांड बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है। मान लीजिए आप कहीं जगह पे रह रहे हैं, एक एरिया है, लोकेलिटी है, उसमें सिर्फ 10 हाउसेस था। मान लीजिए एक लोकेलिटी में आप रह रहे हैं, उसमें 10 हाउसेस है, तो 10 हाउसेस जो है डिमांड करता है 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मान लो, जस्ट एजम्पशन है। ठीक है, 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस वो क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है। लेकिन जैसे ही उस लोकेलिटी में आदमी बढ़ गया, मतलब घर इंक्रीज हो गया, 20 हाउसेस हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो अभी 200 यूनिट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस डिमांड करेगा। तो जैसे ही आपका पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, आपका क्या होगा, डिमांड भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो उसका वजह से भी एक्सेस डिमांड का सिचुएशन होता है और डिमांडफुल इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, डिक्रीज इन टैक्सेस। टैक्सेस में डिक्रीज करना, दैट मीन्स चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो। मान लीजिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आपका इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, इन सबको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलता है, कॉर्पोरेट टैक्स, राइट। और इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स जैसे कि अभी GST है। तो अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को डिक्रीज कर देता है, टैक्सेस कम कर देता है, तो आदमी का पास में ज़्यादा पैसा बचता है। क्यों? क्योंकि पहले वो गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्सेस भरना पड़ता था, उसका वजह से उसका पास कम पैसा बचता था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने टैक्स को कम कर दिया, तो आदमी का पास ज़्यादा पैसा बचता है। उस पैसे को हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, जो पैसा टैक्स भरने का बाद जो इनकम इंसान का साथ अवेलेबल है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। जब गवर्नमेंट टैक्सेस डिक्रीज कर देता है, तो आदमी का पास में ज़्यादा पैसा बचता है जो खर्चा करने के लिए, तो उससे वो क्या करता है, डिमांड करता है। डिमांड इंक्रीज करता है, एक्सेस डिमांड होगा, और एग्रीगेट डिमांड विल मोर देन एग्रीगेट सप्लाई होगा। सिचुएशन फिर से वही होगा, डिमांडफुल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वही है, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को डिक्रीज कर देता है, तो कंज्यूमर का पास डिस्पोजेबल इनकम होगा। डिस्पोजेबल इनकम मीन्स जितना भी टैक्स वैक्स है उन सबको हटाने के बाद जो इनकम बचता है कंज्यूमर का पास, उसको हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। अगर डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है, तो वो इजीली क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विस डिमांड करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसा ज़्यादा है, तो सामान डिमांड करेगा, खर्चा करेगा। खर्चा करेगा तो आपका ज़्यादा डिमांड हो जाएगा, उसका कारण से डिमांडफुल इन्फ्लेशन होगा। नेक्स्ट, राइज इन फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट हम लोग का गवर्नमेंट का बोरोइंग को इंडिकेट्स करता है। ठीक है, गवर्नमेंट कितना बोरो करने वाला है उन सब को इंडिकेट करता है। तो फिस्कल डेफिसिट अगर ज़्यादा होता है, तो गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बोरो करता है, चाहे RBI से हो, चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हो, गवर्नमेंट जो है पैसा बोरो करता है। तो जितना गवर्नमेंट पैसा बोरो करेगा, उतना मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगा, और जितना मनी सप्लाई बढ़ता है, आपको पता है क्या होगा। ठीक है, तो ये था डिमांडफुल इन्फ्लेशन। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ऑकर्स व्हेन देयर इज फॉल इन द लेवल ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, आपका जो लेवल ऑफ सप्लाई है, डेट मीन्स कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, फॉल हो जाता है। मतलब कि प्रोड्यूसर यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करता है। ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करने का कारण से डिमांड जो है आपका बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाता है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर है, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करता है। क्यों प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, उसका रीज़न होगा, प्रोड्यूसर रिड्यूस इट्स सप्लाई ड्यू टू फॉल इन प्रॉफिट। मतलब कि यहाँ प्रॉफिट फॉल हो रहा है। क्यों फॉल हो रहा है, ड्यू टू राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जितना भी आपने गुड्स एंड सर्विस बनाने में खर्चा किया है, उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स जितना आपने प्रोडक्शन का समय में जितना पैसा खर्चा किया है, उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज हो रहा है। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर राइज होगा, तो आपका प्रॉफिट कम होगा, होगा कि नहीं होगा। तो प्रॉफिट कम होगा, तो प्रोड्यूसर जो है ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ऑकर्स व्हेन देयर इज फॉल इन लेवल ऑफ सप्लाई। दैट मीन्स कि यहाँ पे ज़्यादा सप्लाई नहीं हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। क्लियर। तो देखिए, इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन रिफर्स टू
a rise in price due to rise in cost of production. Here we assume that the level of demand remains constant. यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिमांड का वजह से हम लोग का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, डिमांड इंक्रीज होने का वजह से प्राइस में नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे डिमांड का कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ डिमांड रिमेन कांस्टेंट होता है क्योंकि डिमांड का वजह से यहाँ प्राइस में चेंजेस नहीं हो रहा है। यहाँ प्राइस में चेंजेस इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो देखिए हम समझते हैं अभी क्या क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या क्या किस चीज़ में प्राइस का इंक्रीज हो गया जिसका वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा है, जिसका वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। तो चलिए देखिए, causes of cost push inflation, increase in price of inputs. प्राइस ऑफ इनपुट्स मतलब क्या होता है, इनपुट्स मतलब कि जैसे कि जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितना आप प्रोडक्शन करते समय में जितना फैक्टर्स लगाता है, सामान यूज़ करता है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स हो गया, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो आपका, मान लीजिए हम एग्जांपल आपको बता देते हैं। देखिए रॉ मटेरियल्स, मान लीजिए एक आपका पास में रॉ कॉटन है, रॉ कॉटन, ठीक है, तो रॉ कॉटन है, ये है रॉ कॉटन। मान लीजिए रॉ कॉटन का 1 kg इज़ इक्वल टू 100 रुपीज़ है, ठीक है, 1 kg इज़ इक्वल टू 100 रुपीज़ था पहले, मान लीजिए रॉ कॉटन। और फिनिश गुड्स, जो फिनिश क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स, ठीक है, फिनिश गुड्स का है, इसको 1 किलो कॉटन को 100 रुपीज़ में खरीद के मान लो वो 500 रुपीज़ में पहले सेल करता था, ठीक है। लेकिन अभी ये क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स, प्राइस इनपुट्स का प्राइस इंक्रीज हो गया। डेट मीन्स कि जितना भी रॉ मटेरियल्स है उन सब का प्राइस में इंक्रीज हो गया। डेट मीन्स मान लो अभी 1 kg जो कॉटन है उसका प्राइस बढ़ के 200 हो गया है, तो वो क्या करेगा प्रोड्यूसर चाहे वो अपना प्रोडक्शन कम कर देगा या फिर अपना जो फिनिश गुड्स है उसका प्राइस को बढ़ा देगा ना, क्योंकि उसको मार्जिन, उसका प्रॉफिट मार्जिन हाई करना है। यहाँ रॉ मटेरियल्स में प्राइस बढ़ गया और प्रोड्यूसर जो है अपना प्राइस नहीं बढ़ाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर रॉ मटेरियल्स में प्राइस बढ़ गया तो वो अपना प्रोडक्शन का प्राइस भी बढ़ा देगा, क्यों, क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है, राइट। तो वही चीज़ है, अगर आदमी नहीं करता है तो वो क्या करेगा, प्रोडक्शन कम कर देगा, ठीक है, प्रोडक्शन करना बंद कर देगा। या फिर जब रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ जाता है तो प्रोड्यूसर जो है अपना प्राइस को बढ़ा देगा, आइडर वो क्या करेगा, अपना जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देगा, ठीक है। तो उसका वजह से जो इन्फ्लेशन आता है, देखिए रॉ मटेरियल्स में प्राइस इंक्रीज़ होने का कारण से जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है फिनिश गुड्स में, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। उस इन्फ्लेशन को ही हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्लियर। तो इनपुट्स का मतलब जितना भी फैक्टर्स हम प्रोडक्शन में लगाता है उसको हम इनपुट्स बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग वेजेस ऑफ लेबर। तो देखिए लेबर का प्राइस, लेबर का वेजेस भी यहाँ पे बढ़ गया है। तो मान लो पहले जो है एक लेबर का प्राइस था मान लो 300 रुपीज़, लेकिन अभी लेबर का वेजेस बढ़ के 500 रुपीज़ हो गया है। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, इन सब खर्चा को क्योंकि इन सब खर्चा को वो पाने मतलब प्रॉफिट गेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उसका ज़्यादा प्राइस लग रहा है, लेबर पहले वो 300 रुपीज़ देता था, अभी 500 रुपया दे रहा है, तो वो क्या करेगा, उसका खर्चा वो कहाँ लगा देगा, अपना फिनिश गुड्स में वो लगा देगा, आपका अपना जो प्रोडक्शन है उसमें वो प्राइस को इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है। तो उसका वजह से इन्फ्लेशन जो होता है उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं, क्लियर। तो लेबर का जो वेजेस है वो भी इंक्रीज हो जाता है, उसका कारण से आपका जो प्राइस है वो राइज हो जाता है, तो उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज इंक्रीज इन टैक्सेस। यहाँ पे इंक्रीज इन टैक्सेस मतलब कि जैसे कि हमने अभी देखा था डिमांडफुल इन्फ्लेशन में इंक्रीज टैक्सेस को डिक्रीज़ करता है तो इंसान का पास में डिस्पोजेबल इनकम बचता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करता है। और यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ने टैक्सेस को बढ़ा दिया है, तो इंडस्ट्रीज़ में अगर कॉर्पोरेट टैक्स वो सब बढ़ा दिया तो वो क्या करेगा, जितना गवर्नमेंट उसको टैक्स लगाता है उतना वो क्या करता है, कंज्यूमर का ऊपर में लगा दे, ट्रांसफ़र कर देता है, जैसे कि हम लोग में, ठीक है, GST को बढ़ा देगा, ऐसे करते हैं ना। तो जब टैक्सेस इंक्रीज हो जाता है तो जितना भी जो हम लोग का सामान है, जो हम लोग का डेली यूज़ है, वो क्या हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है। तो टैक्सेस अगर इंक्रीज करेगा तो इन्फ्लेशन का सिचुएशन आ जाता है, उस इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट डिवेल्यूएशन और डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डिवेल्यूएशन और डिप्रिसिएशन इसको हम
अलग से वीडियो लेके आएगा कि डिवैल्यूएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। अभी के लिए समझिए डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का मतलब जस्ट जनरल टर्म्स में आप समझिए कि इसका मतलब जो हम लोग का करेंसी है, जो हम लोग का करेंसी वैल्यू है जो कि इंडियन रुपी है, उसका वैल्यू का रिड्यूस हो जाना, उसका करेंसी वैल्यू का क्या हो जाना, वैल्यू कम हो जाना, उसको हम बोलते हैं डिवैल्यूएशन या फिर डेप्रिसिएशन इन जनरल टर्म्स। अभी के लिए आप समझिए, उसको पर्टिकुलर एक वीडियो लेके आएगा कि डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन ये सब क्या होता है, ठीक है। तो जब आपका मान लीजिए हम लोग का जो करेंसी है वो 1 रुपी होता है, इंडियन रुपी होता है। अमेरिकन का जो क्या होता है, डॉलर होता है। तो मान लीजिए $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़, मानो 50 रुपीज़, ठीक है। $1 इज इक्वल टू ₹50, ऐसा मान लीजिए पहले था। लेकिन अभी क्या हो गया, $1 इज इक्वल टू 80 प्लस हो गया ना, 80 रुपीज़, ठीक है, 80 रुपीज़। तो देखिए हम लोग का जो वैल्यू है, जैसे आप देख रहे हैं कि हम लोग का ये पैसा बढ़ गया, लेकिन हम लोग का जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। वैल्यू जो है हम लोग का रिड्यूस हो गया। पहले हम लोग $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़ था, ठीक है, और $1 को हम 50 रुपीज़ में खरीद सकता था, लेकिन अभी हम $1 को 80 रुपीज़ में खरीद सकता है। तो उसको हम डिवैल्यूएशन या फिर डेप्रिसिएशन बोलते हैं। उसके वजह से भी हम लोग का क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। क्योंकि मान लीजिए जो प्रोड्यूसर है वो बाहर से इंपोर्ट करता हो रॉ मटेरियल्स, तो रॉ मटेरियल्स पहले 50 रुपीज़ में मिलता था, अभी वो उसी रॉ मटेरियल्स को 80 रुपीज़ में मिल रहा है। तो क्या करेगा वो अपना जो प्राइस है गुड्स का उसको बढ़ा देगा, क्लियर, या फिर वो कम कर देगा, प्रोडक्शन करना कम कर देगा, ठीक है। तो ये उसका वजह से जो इन्फ्लेशन आता है उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं, क्लियर। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट लास्ट बहुत सारा है, लेकिन हम यहाँ पे 5 पॉइंट लिया है। तो नेचुरल डिजास्टर, ये क्या होता है, जैसे कि फ्लड आ गया हो, ये ड्रॉट आ गया हो, तो इसका वजह से क्या हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है कि नहीं हो जाता है। जैसे कि कहीं जगह पे है राइस जो है वो कल्टीवेशन हो रहा था, लेकिन फ्लड का वजह से, जैसे कि इस बार हुआ ना, लास्ट ईयर हुआ था, जो आसाम में भी देखा है, बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ कि जो राइस कल्टीवेशन है, फैटी फील्ड्स में बहुत ज़्यादा पानी घुस गया था, उसकी वजह से पूरा क्या हो गया था, गीला हो गया था, सड़ गया था। तो ऐसे ही जब फ्लड या फिर ड्रॉट का सिचुएशन, कोई भी नेचुरल डिजास्टर जब आता है, तब प्रोडक्शन कम हो जाता है। प्रोडक्शन कम होने का कारण से प्राइस को बढ़ा देता है। तो उसी चीज़ का वजह से हम लोग का इन्फ्लेशन होता है। उस इन्फ्लेशन को हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो देखिए हमने डिटेल में आपको बता दिया है कि इन्फ्लेशन क्या है, एंड देन क्या क्या कॉजेज़ है, डिमांडफुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फिर से डिमांडफुल इन्फ्लेशन का कॉजेज़ क्या है, एंड देन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का कॉजेज़ क्या है। तो आई होप आप क्लियर हो गया है। तो आज के लिए इतना ही।